हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो चलिए शुरू करते हैं 28 सितंबर 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहले न्यूज़ और करंट अफेयर दोस्तों, तो ये आर्टिकल है, इसमें कहा जा रहा है हाई कोर्ट, ये केरला हाई कोर्ट की बात हो रही है दोस्तों। एक्चुअली क्या हुआ ना, केरला के समुद्र में मतलब जो केरला के तट के पास में मतलब ऑयल स्पिल हुआ, ठीक है। मतलब ऑयल बहुत सारा फैल गया था, मतलब किसी कम शिप के द्वारा। तो उसमें क्या है ना, शिप ने जो मेंटेन किया, जो साफ़ सफाई की, मतलब केरला ने, मतलब केरला गवर्नमेंट ने जो भी साफ़ सफाई की, जो भी मेंटेनेंस किया, तो उसका चार्ज मतलब वो मांग रही है किससे? उस शिप वाले कंपनी के मालिक से, ठीक है। और वो कह रही है करीब 9,000 करोड़ का खर्चा आया, करीब करीब, ठीक है। तो अब ये जब मामला गया मतलब हाई कोर्ट के पास, मतलब केरला हाई कोर्ट पास, तो उन्होंने बोला कि देखिए भाई साहब, इतना नहीं हो रहा है, जितना मतलब जायज़ है उतना लीजिए। तो मतलब उसने बोला कि ये 1,227 करोड़ रुपए आप इस कंपनी, इस वाली जो ये शिप है ना, यही शिप है, इसी कंपनी की शिप थी, ठीक है, इससे लेंगे, ठीक है। अब हमारे लिए मेन मैटर क्या करता है दोस्तों, ये ऑयल स्पिल क्या है और क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या इसके मतलब लीगल फ्रेमवर्क है इंडिया में और मतलब इंटरनेशनली, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, ऑयल स्पिल वही है जो अनकंट्रोल मतलब स्पिल हो जाता है ऑयल दोस्तों समुद्र में, या फिर मान लीजिए कोई बंकर मतलब फट जाए, बंकर स्टोरेज होता है दोस्तों, है ना, जिसमें तेल का स्टोर करते हैं शिप, ठीक है। या फिर मान लीजिए कोई टैंकर उनकर भारी मात्रा में गिर जाए, है ना, तो इन्हीं कारणों से मतलब स्पिल हो जाता था। अब ये तो स्पिल हो गया, पर इसके कारण डैमेज क्या होता है दोस्तों? तो सबसे पहले आप जान लीजिए, तो मैरीन इकोसिस्टम जो होता है, जैसे कि जो मतलब आप समझ लीजिए मैंग्रोव वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, अंदर की जो ग्रास होती है, ये सब क्या होते हैं कि मतलब इनको भी फोटोसिंथेसिस के लिए एक प्रोसेस की जरूरत होती है। पर इसके कारण क्या होता है ना, ये ब्लॉक कर देते हैं सनलाइट को, जिसके कारण कि इनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, उसके अलावा जो मतलब थोड़ा सा जो रिक्वायरमेंट रहती है सन के लिए, मतलब सन की रोशनी के लिए, एनर्जी के लिए भी, वो सब ये कर नहीं पाते, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा क्या है, ये मैरीन फौना को भी डिपेंड मतलब इफेक्ट करते हैं। फौना कौन है? जैसे मतलब जो जो पक्षी हो गए या फिर जो जीव जंतु उस पानी में रहते हैं उनके लिए, ठीक है। और इसमें सबसे मेन रहता है हाइपोथर्मिया। जैसे अगर कोई पक्षी मतलब वहाँ जहाँ पे पर्टिकुलर तेल फैला हुआ है वहाँ पे गिर जाए, तो उसके पंख जो है पूरे तेल से मतलब लस जाएंगे, ठीक है। तब उसको उड़ने में दिक्कत होगा, और उसी मतलब कसी में हो सके तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो इस तरह से ये नुकसान करता है। ऊपर से जब मतलब पूरा तेल फैला रहता है, तो ये इफेक्ट करता है जो फिश होती है या फिर मतलब जो अदर मतलब जो अंदर में ऑर्गेनिज्म है उनको भी इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा ह्यूमन हेल्थ तो करता ही है, स्किन डिसीज हो सकती है, रैशेस हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो मतलब इनके कांटेक्ट में आने से हो सकता है, ठीक है। इवन स्मेलिंग भी दोस्तों है। उसके बाद लिवलीहुड कैसे करता है, जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे तेल मतलब स्पिल हो गया, तो अब क्या है कि उस कुछ दिनों के लिए तो वहाँ पे मतलब आप समझ लीजिए मछली पकड़ना ही बंद हो जाएगा। अब मछली कैसे पकड़ेंगे? तो नहीं पकड़ेंगे तो जिनकी जीविका उनसे चले तो वो भी इफेक्ट होगा ना, ठीक है। अब सबसे मेन हम लोग थोड़ा सा फ्रेमवर्क देख लेते हैं दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान से आप देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट मतलब ईयर वाइज तो पूछ ही लेता है, ठीक है। मतलब जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बोल देगा कि 1986 है कि 1992 है, 1996 है, कुछ भी है, ठीक है। अब इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क सबसे पहले, सबसे मेन जरूरी जो है, जित कोई भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन अगर हुआ तो उसके लिए एक एक्ट जो हमेशा मतलब कारगर होगा, वो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये मतलब रूल्स डिफाइन करता है उन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। और ध्यान रखिए, जो ऑयल स्पिल होता है उसके लिए सबसे मेन जो नोडल एजेंसी या फिर सेंट्रल अथॉरिटी अगर कोई है तो वो है इंडियन कोस्ट गार्ड, जो कि मतलब रिस्पॉन्ड करेगी उस चीज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद एक है मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। ये डेट ध्यान रखना दोस्तों, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958। ये क्या है, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसमें मतलब इंडिया भी मतलब पार्ट है जिसका, उनको फॉलो कराता है इसके थ्रू, ठीक है, मतलब इंडिया। तो ये क्या करता है, जो शिपिंग है ना, और उसके अलावा जो मैरीन पोल्यूशन है उनको एड्रेस करते हैं, मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, ठीक है। उसके बाद एक है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। ये क्या है, जो भी इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट होता है उसको हैंडल करने के लिए, तो ये भी ध्यान रखिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, ठीक है। ये क्या करता है, इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है, ठीक है। उसके अलावा जो पोर्ट्स के एरिया पे जो मतलब आप समझ लीजिए जो एड्रेसेस किए आते हैं, प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, है ना, चाहे ऑफ कोस्ट हो या फिर ऑन कोस्ट हो, जो भी हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, जैसे नॉर्मल जो लोकल या रेगुलर होते हैं तो वो द पोर्ट एक्ट 1908 है, और जो मेजर पोर्ट है जो अथॉरिटीज़ वो है 2021 का, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं इंटरनेशनल कौन से फ्रेमवर्क बने हैं मतलब इस तरह के प्रॉब्लम को ही डील करने के लिए। तो सबसे पहला सबसे मेन आ जाता है दोस्तों मार्पोल 73-78। ये 73 कुछ नहीं, 1973 है दोस्तों, 78, ठीक है। इसका मेन क्या काम है दोस्तों, इंटरनेशनली मतलब आप समझ लीजिए शिप के द्वारा पॉल्यूशन होता है वो, आप समझ लीजिए चाहे गार्बेज हो, चाहे मान लीजिए कोई मतलब आप समझ लीजिए हजार्डस केमिकल हो, चाहे आपका ऑयल स्पिल हो, ये हर तरह की अपेंडिक्स करके मतलब उसने कैटेगरी दे रखा है। तो
उसी में एक ऑयल स्पिल वाला भी कैटेगरी है, तो इसको भी मतलब ये डील करता है मारपुल, ठीक है, टू प्रिवेंट एंड मिनिमाइज पॉल्यूशन फ्रॉम शिप, जो शिप है उनके द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपका है मतलब ये चार्जेस भी लगाता है उनके ऊपर, ठीक है। उसके बाद आता है CLC, सिविल लाइबिलिटी कन्वेंशन। इसमें जो सिविल लाइबिलिटी फॉर ऑयल डैमेज मतलब ऑयल पॉल्यूशन डैमेज है, ये 1969 वाला है। इसके थ्रू क्या है ना दोस्तों, जो भी लाइबिलिटी या जो कंपनसेशन बनेगा वो दिलाया जाएगा किसके थ्रू, शिप ऑनर के द्वारा, ठीक है। मतलब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी सिस्टम है किसके लिए, शिप ऑनर जो होंगे, शिप के जो मालिक होंगे उनके लिए, अगर ऑयल स्पिल होता है तो मतलब ऑयल पॉल्यूशन डैमेज होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका IUPC 1992, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये है इंटरनेशनल ऑयल पॉल्यूशन कंपनसेशन फंड, ठीक है। अब ये जो CLC के द्वारा मतलब जो जहाँ मतलब जिस पोर्शन में नहीं मतलब कंपनसेशन मिल पा रहा है, तो वो सारा कंपनसेशन कौन दिलवाता है, ये वाला डिपार्टमेंट, कंपनसेशन ऑयल मतलब कंपनसेशन फॉर ऑयल पॉल्यूशन डैमेज नॉट फुल्ली कवर्ड बाय CLC, जो मतलब CLC के द्वारा ना कवर किया गया हो, ठीक है। उसके बाद बंकर ऑयल कन्वेंशन, बंकर ऑयल कन्वेंशन कुछ नहीं, बंकर मतलब क्या होता है, जैसे कोई शिप का टैंक होता है दोस्तों जिसमें स्टोर करता है ऑयल को, वही बंकर कहलाता है। तो यही बंकर ऑयल कन्वेंशन उसी नाम से आ गया है 2001 का। इसके द्वारा क्या है दोस्तों ना, अगर कोई बंकर फ्यूल स्पिल होता है, मतलब बंकर का जो स्टोरेज वाला टैंक है मतलब किसी शिप का, अगर उससे मतलब तेल स्पिल होता है तो उसके लिए ये वाला कन्वेंशन काम करता है, ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, ठीक है। उसके बाद आता है OPRC 1990, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें क्या है मतलब काम बताए, मतलब जैसे कि तैयारियां क्या होनी चाहिए अगर मतलब ऑयल स्पिल हो गया तो मतलब अगर उसके लिए रिस्पांस क्या देना है, क्या कॉपरेशन होता है, किससे किससे मतलब डील करना है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखा पाई जाती है। ऑयल पॉल्यूशन प्रिपेयर्डनेस रिस्पांस एंड कोऑपरेशन, ये फुल फॉर्म ही है और ऊपर से इसका मतलब ही यही निकलता है कब, 1990 का, ठीक है। और दोस्तों ये नेट पोल रेक्स, ये बहुत ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 2025 में 5 से 6 अक्टूबर को ये होगा। ऑफ कोर्स मतलब समुंदर में और मतलब ज़मीन के पास, मतलब बहुत दूर नहीं और समुद्र में पर ज़मीन के पास, ठीक है, वही ऑफ कोस्ट एरिया होता है। तो ऑफ कोस्ट वाला जो चेन्नई वाला पोर्शन है ना, वहीं पर ये एक्सरसाइज होगी। कौन सी, नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। इसमें मतलब मॉक ड्रिल हुए जाएंगे, तो इसमें सिर्फ मतलब ये इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ बाकी जो कंपनीज भी इन्वॉल्व रहती है ना, चाहे पोर्ट वाले अथॉरिटी होगी, चाहे मतलब कोई पर्टिकुलर मतलब शिप वाली कंपनीज होगी, ये सारे मिलके इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्डनेस करते हैं। मतलब जब अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है तो क्या क्या मतलब डील किया जाएगा, कैसे कैसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। बाइनियल एक्सरसाइज मतलब हर 2 साल में एक बार होती है। तो 2023 में हुई थी गल्फ ऑफ कच्छ में। अब मुझे बताइए गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ है दोस्तों, ठीक है। ये 9th एडिशन था, इस बार जो हो रहा है ये 10th एडिशन होगा, ठीक है। मेनली क्या है मतलब जो मतलब आप समझ लीजिए मेरी टाइम वाली जो पॉल्यूशन है, नेशनल लेवल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, ये उसके लिए, ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर मान लीजिए ऑयल स्पिल हो गया तो क्या क्या तरीके होते हैं जिसके द्वारा मतलब इनको साफ किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है बूम। बूम मतलब जैसे मान लीजिए ये समुंदर है, ठीक है, और यहाँ एरिया में मतलब ये फैला हुआ तेल, तो क्या है कि बूम्स क्या होंगे, मतलब एक तरह से ऐसे इसको कवर कर लेंगे पूरी तरह से मतलब एरिया को, ताकि ये और दूर ना फैले। तो यही बूम्स हो गए, मतलब आप समझ लीजिए बैरियर होते हैं, फ्लोटिंग बैरियर हो गए, ठीक है, बैरिकेशन टाइप का लगा देना। उसके बाद स्कीमर क्या हो, स्कीमर क्या हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तेल फैला हुआ है और यहाँ पे एक जहाज गया, अब जहाज यहाँ से जो सरफेस वाला जो ऑयल है इसको खींच रहा है अपने मतलब वापस से शिप पे ले रहा है, तो ये हो जाएगा आपका स्कीमर्स, ठीक है। उसके बाद सॉर्बेंट होता है जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसमें समझ लीजिए मतलब जो ज्वालामुखी वाली ऐश होती है, वॉल्केनिक ऐश हो गया या स्ट्रॉ हो गया, है ना, तो उन सब के द्वारा क्या है कि जो सरफेस पे मतलब जो तेल है उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश किया जाता है, किसके द्वारा, सॉर्बेंट के द्वारा, ठीक है। उसके बाद एक सॉर्बेंट होता है दोस्तों IIT गुवाहाटी के द्वारा निकाला गया था, MOF कॉटन, ये भी एक तरह से एब्जॉर्ब ही करता है, लो कॉस्ट का एब्जॉर्ब और रिसाइकेबल है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन क्या होता है, जब ऑर्गेनिज्म का या माइक्रोब्स का यूज़ करके मतलब तेल को खत्म किया जाता है, मतलब तेल को बहुत छोटे छोटे टुकड़े करके ताकि वो जल्दी डिग्रेड हो जाए, तो उसके लिए किया जाता है। तो इसमें एक ऑयल जेपर है, ये भी इंडिजीनियसली मेड है, मतलब इंडिया का ही है दोस्तों। ये क्या करेगा, ये ऑर्गेनिज्म उसको खाएंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट देंगे, ताकि मतलब कोई मतलब ऐसे ना ही कि सनलाइट को रोके या फिर जीव जो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म उनको नुकसान करे, ठीक है। उसके बाद आता है डिस्पर्सेंट। डिस्पर्सेंट क्या होता है, ब्रेक। डिस्पर्सेंट मतलब होता है ये जो ब्रेक कर दे, तो ब्रेक ऑयल इनटू ड्रॉपलेट्स, ठीक है, मतलब फास्टर बायोडिग्रेडेशन, मतलब जब बहुत छोटे छोटे ड्रॉप में करते तो जल्दी जल्दी बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस में भी काम आएगा ना, इसीलिए बस इसी तरह के प्रोसेस है। उसके बाद सेकंड न्यूज़ है, सेकंड करंट अफेयर है आपका दोस्तों DRDO। अभी ये न्यूज़ में क्यों है दोस्तों, इसमें मेन न्यूज़ का कारण है ये अग्नि प्राइम मिसाइल दोस्तों। ये इसलिए भी न्यूज़ है कि पहली बार मतलब इसको मतलब रेलवे मतलब रेल से लॉन्च किया गया। आप देख रहे हैं ये पूरा रेल है और इसी पे से ये लॉन्चर लगा हुआ, तो इसी लॉन्च से लॉन्च मतलब रेल वाला लॉन्चर पहली बार बना इंडिया में, किसके लिए, अग्नि प्राइम मिसाइल के लिए, ठीक है। नहीं तो पहले क्या रोड वाला था, ठीक है। अब ये हम लोग को जानना जरूरी है कि अग्नि प्राइम मिसाइल होती क्या है दोस्तों।
ये समझ लीजिए इसका जो रेंज है दोस्तों ना, अग्नि फर्स्ट और अग्नि सेकंड के बीच का रेंज है, और उसी गैप को ये फिल करने के लिए आई है, मतलब बनाया गया है, ठीक है। मतलब फिल करता है, बनाया क्या गया मतलब अपने रेंज से बनाया गया है, ठीक है। अब ये समझ लीजिए इस सीरीज का जो अग्नि सीरीज का ये 6th मिसाइल है, ठीक, अग्नि प्राइम, और ये अग्नि 1 और अग्नि 2 के बीच का रेंज का मतलब कवर करेगी, ठीक है। किसके द्वारा डेवलप किया गया, ऑब्वियसली DRDO को द्वारा डेवलप किया गया है, और ये 2 स्टेज और सॉलिड है, सॉलिड फ्यूल है, 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल, मतलब ये है मतलब आपका मतलब मिसाइल, और ये सरफेस टू शेयर सरफेस वॉर करता है दोस्तों, ठीक है। और कैनिस्टर लॉन्च मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा मतलब सील पैक एरिया से लॉन्च किया जाता है, ताकि मतलब बहुत ही मतलब बढ़िया से लॉन्च हो, मतलब कोई दिक्कत हो ना, मतलब बिल्कुल सील पैक एरिया से, ठीक है। और रोड मोबाइल है, ये तो रोड मोबाइल है, उसके अलावा रेलवे मोबाइल भी हो गया है, मतलब रोड मोबाइल मतलब रोड पे जाके कहीं भी घुमा के कहीं से भी ले आके लॉन्च कर सकते हैं सरफेस टू सरफेस, ठीक है। सॉलिड फ्यूल्ड है और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। और उसके अलावा इसका रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर, वही मैं बता रहा था आपको, ठीक है। और ये फिल्स गैप्स बिटवीन अग्नि फर्स्ट एंड अग्नि सेकंड। अब ये बाकी जो क्या है उनके बारे में जान लेते हैं। अग्नि फर्स्ट, सेकंड और प्राइम, ये प्राइम इन दोनों के बीच में आएगा। ये कौन सी मिसाइल है, ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा अग्नि थर्ड और फोर्थ, ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मैं अभी बता रहा हूँ दोस्तों कौन सी कितने किलोमीटर की है। उसके बाद अग्नि 5 और 6 क्या है दोस्तों, ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये मतलब है अगर मान लीजिए ये अफ्रीका है, ठीक है, और ये एशिया है, अफ्रीका वाला एशिया पे मार सकता है, एशिया वाला अफ्रीका पे मार सकता है, या ऑस्ट्रेलिया पे मार सकता है, समझ लो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे, ठीक है। और ये जो अग्नि 5-6 है ना, इसमें MIRV टेक्नोलॉजी, MIRV टेक्नोलॉजी मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मतलब एक ही मिसाइल से, मतलब एक मिसाइल जाएगा ऊपर से ये अपना वॉरहेड टूटेगा, तो इसी वॉरहेड में बहुत सारे वॉरहेड होंगे, और ये वॉरहेड मतलब ऐसा नहीं कि सब एक ही जगह जाके गिरेंगे, नहीं, इंडिपेंडेंटली अपने हर किसी का अलग अलग टारगेट होगा, और अपने टारगेट को जाके अचीव करेंगे, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई डिटेक्ट भी कर रहा होगा तो ये इतनी जल्दी कर नहीं पाएगा, इतनी सारी मिसाइल जब एक साथ गिरेंगे तो कौन क्या कर पाएगा, वॉरहेड, ठीक है, मिसाइल नहीं वॉरहेड, ठीक है। अब रेंज देख लेते हैं दोस्तों, तो अग्नि 1 क्या है 700 से 1200 किलोमीटर, उसके बाद सीधा अग्नि 2 आया था 2000 से 3500 किलोमीटर। तो अब इस रेंज का जो है 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में यहाँ पे अग्नि प्राइम आ जाएगा, ठीक है। अग्नि थर्ड क्या है 3500 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर, उसके बाद फोर्थ को कितना है 4000 प्लस किलोमीटर है, और उसके बाद अग्नि 5 है 5000 से 7000 किलोमीटर। ये है इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल। इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल हमेशा यह समझ लीजिए 5000 किलोमीटर प्लस वाले सारे होते हैं, ठीक है। अब इसमें आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा तो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं समझ रहा होगा दोस्तों, दो तरह की मिसाइल होती है, एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, एक होती है क्रूज मिसाइल, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए दोस्तों यहाँ से हम लोग कोई सेटेलाइट मतलब यहाँ से ले लेते हैं दोस्तों, ये मान लीजिए हम यहाँ से मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं और ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो अगर आप बैलिस्टिक मिसाइल करेंगे तो बैलिस्टिक मिसाइल जाएगा सीधा एटमॉस्फेयर से बाहर, ठीक है, और फिर नीचे और स्पीड से आगे इस टारगेट को मतलब मारेगा धम से, ठीक। और अगर क्रूज मिसाइल है तो वो सरफेस में रह के ही जाके सीधा मारेगा, ठीक है। तो समझ लीजिए, अब ये समझ लीजिए ये तो सरफेस के अंदर है, तो इसका जो इंजन होगा जेट पावर्ड रहता है, ठीक है। अब इसको एटमॉस्फेयर के बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के बाहर तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, इसीलिए इसका जो इंजन है ये रॉकेट इंजन होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। क्रूज मिसाइल ये नीचे वाला हो गया जो सरफेस में ही रहता है, मतलब क्रूज मिसाइल ये हो गया क्रूज, और ये बैलिस्टिक जो ऊपर जाके एक बैलिस्टिक पाथवे को फॉलो करता है, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल ये वाली हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से आके धम मारेगी, ठीक। उसके बाद आ जाता है दोस्तों ये जो अग्नि मिसाइल है ये कैसे आई थी, किस मतलब किस उन्होंने क्या किया था, ये सारा थोड़ा हम लोग जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब ये जो मतलब मिसाइल्स वाला प्रोग्राम था ये दोस्तों ना, ये 1980s में ही स्टार्ट कर दिया गया था, मतलब इंदिरा गांधी जी के समय में ही, ठीक है। तो अब ये किस प्रोग्राम के थ्रू आया गया था, तो ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम था। ये मतलब प्रोग्राम किसका है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रोग्राम था, जिसको मतलब मैनेज कौन कर रहा था, DRDO और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड, ठीक है, ये दोनों मिलकर मतलब कर रहे थे। स्टार्ट इसका क्या किया गया था, मतलब 1982 और 83 से स्टार्ट हो गया था। किसके लीडरशिप में, APJ अब्दुल कलाम, जो कि 2002 से लेकर 7 तक मतलब प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडिया के, ठीक है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये कब खत्म हुआ, 2008 में। 2008 में इसको मतलब क्यों बोला जाता है कंप्लीट हो गया, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव था इस मतलब प्रोग्राम का, कि मतलब डिजाइन पर्टिकुलर मिसाइल्स का वो अचीव हो गया था, ठीक है। अब इसके तहत 5 तरह की मिसाइल बनाई गई थी, मतलब डिजाइन, ठीक है। जैसे पहला पृथ्वी था, ये शॉर्ट रेंज है और सरफेस टू सरफेस, मैं शॉर्ट में लिखा है दोस्तों, समझ जाइएगा, शॉर्ट सरफेस टू सरफेस है। उसके बाद आप आ जाता है अग्नि मिसाइल, क्या लॉन्ग रेंज है, ये भी सरफेस टू सरफेस है, ठीक है।
तीसरा है आकाश। आकाश मतलब आसमान, तो समझ लो हवा में जाएगा ना, तो ये मीडियम रेंज है, सरफेस टू एयर, ठीक है। उसके बाद त्रिशूल। त्रिशूल क्या है कि मतलब आप त्रिशूल ज़्यादा दूर तो नहीं फेंक पाओगे ना, और फेंकोगे कहाँ, आसमान में फेंकोगे, ठीक। क्या है मतलब त्रिशूल शॉर्ट रेंज होगा, मतलब सरफेस टू एयर, ठीक है। और उसके बाद लास्ट आ जाता है आपका नाग। ये है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है दोस्तों। फिर थर्ड न्यूज़ और थर्ड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है सेंटर से, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे जवाब मांगा है, मतलब येलो पीस के ऊपर। मतलब अब ये मैटर क्या चल रहा है दोस्तों ना, एक्चुअली क्या है, इंडिया क्या है, बहुत दुनिया का सबसे बड़ा मतलब कंज्यूमर है येलो पीस का, ठीक है। और मतलब प्रोड्यूसर उतना बड़ा नहीं है, पर कंज्यूमर बहुत बड़ा है। तो उसी की कमी को पूरा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, ड्यूटी फ्री येलो पीस को इम्पोर्ट कर रही है, मतलब बिना किसी चार्ज के, बिना किसी मतलब टैक्स के, मतलब उसको अपने देश में मंगा रही है। तो अब इससे क्या होगा, अगर वो ड्यूटी फ्री आएंगे तो जो हमारे देश के किसान हैं उनके जो येलो पीस है वो कम दाम पे बिकेंगे, या फिर मतलब उनका रिक्वायरमेंट उतना रहेगा नहीं। तो इन्हीं चक्कर में सभी किसान कहाँ पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट बोला भैया हमको बताओ क्या मैटर चल रहा है, तुम्हारा रिप्लाई क्या है इस चीज़ के लिए। तो यही मैटर चल रहा है। तो हम लोग को बस ये जानना है दोस्तों, हम एग्जाम पर्पज से, कि येलो पी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो येलो पी देखिए कुछ नहीं होता है, जैसे जो हरी वाली मटर होती है दोस्तों ना, अगर वही पूरा ड्राई फॉर्म हो जाए, एकदम छोट के बटूरा हो जाए, और उसको पीसीस में कर लें, स्प्लिट कर दें, तो यही होता है आपका येलो पी। अब येलो पी बहुत न्यूट्रिशियस होता है, और सबसे मेन काम होता है अगर इसको उगाया जाए ना, तो ये मतलब जो आपका मतलब सॉइल होता है, मिट्टी होता है, उसमें नाइट्रोजन की मतलब जो नाइट्रोजन वाला जो नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो अलग से हम लोग मतलब फर्टिलाइजर डालते हैं ना, इसीलिए इसको मतलब ये इसकी एबिलिटी के लिए ही मतलब इसको बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मतलब फिक्स करने की एबिलिटी से, ठीक है। मतलब जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको मतलब यूज फॉर्म में मतलब सॉइल में डालता है, बनाता है, ताकि मतलब प्लांट यूज़ कर सके, ताकि अलग से मतलब हम लोग को वो फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़े, ठीक है। साइंटिफिक नाम इसका है पाइसम सैटिवियम एल होता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। ड्रॉट टॉलरेंट है, मतलब ज़्यादा मतलब इसको पानी होने की जरूरत है नहीं, मतलब ठीक है। और मतलब क्लाइमेट मतलब फ्लक्चुएशन से भी कोई फर्क पड़ता नहीं इसको, ठीक है। अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आप जान लीजिए कनाडा। कनाडा ध्यान रखिए, क्योंकि इसी को बोला जाता है पी प्रोविंस, मतलब इसे इतना ज़्यादा ये येलो टी का प्रोडक्शन बढ़िया करता है कि इसको पी प्रोविंस भी कहा जाता है। सेकंड नंबर पे रशिया आता है, थर्ड नंबर पे चाइना, और हमारा पोजीशन है फोर्थ नंबर, ठीक है। और इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है और इम्पोर्टर है पल्सिस का दालों का, मतलब इम्पोर्ट भी करता है और कंज्यूम भी करता है, ठीक है। अब ये जो येलो पी है दो तरीके से, जब एक तो जब पूरा ड्राई फॉर्म हो जाता है तो येलो पी हो जाता है, और जब मान लीजिए फ्रेश हो या फिर उसको फ्रोजन रख देते हैं, जैसे पनीर मटर पनीर बनाते हैं ना, तो फ्रोजन वाला लाते हैं हम लोग बिना सीजन के, तो वो होता है ना, वही है। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, येलो पी जो है ये आपका रबी वाला क्रॉप है। रबी वाला क्रॉप मतलब ये अक्टूबर नवंबर में उगाया जाता है, मतलब बोया जाता है, और उसके बाद जो हार्वेस्ट इसका मार्च अप्रैल में किया जाता है, ठीक है। और स्टेट वाइज अगर रैंक देखेंगे तो नंबर 1 पे यूपी आ जाता है, सेकंड पे मध्य प्रदेश आ जाता है, और थर्ड पे पंजाब आ जाता है, ठीक है। फिर फोर्थ न्यूज़ और फोर्थ करंट अफेयर है दोस्तों, ये अभी हाल फिलहाल में तो फिक्स तो हुआ नहीं, एक्चुअली क्या है ना, एक मतलब राइटर हैं जिनका नाम है किरण देसाई जी, ठीक है। इनकी एक बुक है, बुक का नाम है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। ये एक्चुअली क्या है, अमेरिका में ही कुछ दो लोग हैं अमेरिका के, जो वहाँ पे मतलब उनकी लाइफ, जो अमेरिका की लाइफ है, उनके स्ट्रगल के बारे में ये कहानी है, ठीक है। तो ये शॉर्टलिस्ट हुई है बुकर प्राइज़ के लिए। तो मैं अभी इसको शॉर्टलिस्ट है इसके लिए नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि बुकर प्राइज़ और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ में फ़र्क होता क्या है, और बाकी जब जीतेंगे तो देखा जाएगा, ठीक है। तो किरण देसाई जी, इनको बुकर प्राइज़ पहले भी मिल चुका है 2006 में दोस्तों, इनकी बुक के लिए। क्या नाम था इनकी बुक का, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग डिफरेंस जान लेते हैं, ये बुकर प्राइज़ और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ में डिफरेंस होता क्या है दोस्तों। तो ये जान लीजिए, बुकर प्राइज़ में क्या होता है कि कोई भी नॉवल या कोई भी बुक, या फिर है ना कोई भी फिक्शन नॉवल जो होती है या बुक, जिसको मतलब इंग्लिश में लिखा गया, मतलब लैंग्वेज जो है उसकी इंग्लिश हो, और प्लस वो मतलब आपका यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में पब्लिश हुई हो, ठीक है, तो वो बुकर प्राइज के लिए मान्य है, ठीक है, ठीक है, शॉर्टलिस्ट हो सकती है और जीत सकती है, ठीक है। और जो जीतेगा उसको 50,000 मतलब पाउंड मिलेगा। एक पाउंड में 118 लगभग 118 रुपये होते हैं, ठीक है। तो एक मतलब 50,000 पाउंड मिलेंगे, ठीक है, विनर को। और जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं ऑथर, मान लीजिए इनको प्राइज नहीं भी मिलता किरण देसाई को, तो 2,500 मतलब पाउंड जरूर मिलेगा, ठीक है।
और पहली इंडियन जो मतलब इस चीज़ को जीते थे मतलब बुकर प्राइज को, तो वो थी अरुंधति रॉय, ठीक है। इनका जो नॉवल था 1997 में जीती थी, इनका नॉवल का नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। और 2024 में फिर समंता हार्वे जीती थी, जिनके और नॉवल का नाम था ऑर्बिटल, मतलब 2 ही इंडियन है, ठीक। उसके बाद आपका आ जाता है इंटरनेशनल, मतलब और भी इंडियन है दोस्तों, मतलब ये अभी करंट का है तो ये पहले याद रखें, बीच का इतना याद रखने की जरूरत नहीं रहती, मैक्सिमम टाइम पूछता नहीं है, ठीक है, इसलिए। उसके बाद आता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है बुकर प्राइज से, इसमें क्या है दोस्तों, कोई भी रीजनल लैंग्वेज में लिखी हुई बुक, मतलब समझ रहे हो, जैसे कोई अगर बंगाली में भी लिख देगा तब भी चल जाएगी इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए, पर कोई उसको ट्रांसलेट करे इंग्लिश में और फिर उसको पब्लिश करवाए उत्तराखंड बोल रहा हूँ दोस्तों, सॉरी, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड, मतलब रीजनल बुक होगी रीजनल लैंग्वेज की, पर वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन होना चाहिए और वो मतलब यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में पब्लिश होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जान लीजिए वही जो पहले इंडियन थे जिनको ये मिला था, तो वो 2022 में गीतांजलि श्री जी को मिला था, फर्स्ट इंडियन थी, और उनकी जो मतलब नॉवल थी उसका नाम था टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है। उसके बाद सेकंड जिसको मिला था वो है बानू मुश्ताक, अभी हाल फिलहाल में आप जान लीजिए 2025 का ही है, हार्ट लैम्प। ये छोटी छोटी स्टोरियां हैं उनकी मतलब जीवन की, ठीक है, 2025 में मिला है, ठीक। फिर फिफ्थ न्यूज़ और फिफ्थ करंट अफेयर आ जाता है दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसने असम गवर्नमेंट को लोन दिया है 125 मिलियन $। किस लिए, ताकि जो मतलब ड्रेनेज सिस्टम है मतलब असम में, और वाटर सप्लाई सिस्टम है, जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है ना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इन सब चीज़ को मतलब प्रमोट कर सके और मतलब अपग्रेड कर सके उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को। इसलिए मतलब 7 सिटीज़ के लिए क्लाइमेट रेजिस्टेंट और वाटर सप्लाई सिस्टम को इफेक्टिव करने के लिए, इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम को करने के लिए इस वाले लोन को दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने असम को, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए, उसका अपग्रेडेशन करने के लिए, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो मंडलयू योंग फिलीपींस में है, और इसका जो फॉर्मेशन है दोस्तों 19 दिसंबर 1966 में किया गया था, और अभी इसमें 69 कंट्रीज है। और ध्यान रखिएगा इसके प्रेसिडेंट कौन है, मसातो कांडा जापान के हैं, और ये मेन काम क्या करता है, एशिया में मतलब जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद 6 न्यूज़ और 6 करंट अफेयर है अभी आपका दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में क्यों है दोस्तों ना, 3 कंट्री हैं दोस्तों, मैं एक बार मैप में दिखाता हूँ आपको। तो वो 3 कंट्रीज दोस्तों देखिए एकदम, ये है, आप देखिए, ये है आपका बुर्किनो फासो, ठीक है, इसकी कैपिटल है आपका ओगा दोगा, गजब नाम है ठीक है। उसके बाद आपका माली आ जाता है, ठीक है, बाली का कैपिटल है आपका बमाको। उसके बाद नाइजर आ जाता है, नाइजर का कैपिटल है नियामे। तो ये 3 तिकड़ी लगी है ना दोस्तों, ये पूरा एरिया इन्हीं का है, ठीक है। ये 3 कंट्रीज क्या किए हैं अभी, तो इन्होंने क्या किया है कि अपने आप को बाहर कर लिया किससे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से, ठीक है। एक्चुअली क्या इनको डर लग रखा था, यहाँ पे क्या है एक तरह से मतलब डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब एक तरह से मतलब दबा के ही लोगों को रखा जा रहा है, मतलब वहाँ का जो अत्याचार कर रहे हैं, कहीं मतलब कोई कोर्ट में कर देगा तो कहीं घूमने जाएंगे और कोई भी पकड़ सकता है इनको, है ना। तो वही सब डर से इन्होंने क्या किया, इस चीज़ से बाहर आ गए हैं। और उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि मतलब इनका एक मतलब अलायंस भी है, इन्हीं तीनों का है, वो AES है, मतलब अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स, ठीक है, कहा जाता है, इन्हीं तीनों का ग्रुप है। मतलब एक कॉमन मार्केट क्रिएट करना और उसके बाद मतलब जो इकोनॉमिक और डेवलपमेंट है ना उसको बूस्ट करना इन्हीं तीन कंट्रीज़ में, ठीक है, उसके लिए बनाया गया है। और मेन तो यही है दोस्तों, मतलब बच बचाव के लिए ही निकले हैं, ठीक है, बाकी तो बहुत क्रिमिनल एरिया है ये तीनों, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अगर आप देखेंगे तो दोस्तों इसका फॉर्मेशन जो मतलब 1 जुलाई 2002 में हुआ था, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है दोस्तों, ठीक है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, और इसका हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड में, हेग प्लेस है नीदरलैंड में, ठीक है, और 2002 में बना था। 125 तक मेंबर हैं इसमें, ठीक है, इंडिया मेंबर नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद 7th न्यूज़ और 7th करंट अफेयर है आपका दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी। ये अभी हाल फिलहाल में इनोग्रेट किया गया है नीतीश कुमार जी, जो कि CM है बिहार में। अब इसके थ्रू क्या होगा दोस्तों, जो स्टूडेंट्स हैं उनको मतलब साइंस की कॉन्सेप्ट जानने के लिए मदद मिलेगी, मतलब गैलरीज होंगे, तरह तरह के कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे, ठीक है, इस वाली साइंस सिटी में, ठीक। तो ये मतलब इनोग्रेट किया गया है बिहार में। और थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं APJ अब्दुल कलाम के बारे में, तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं दोस्तों, मिसाइल मैन भी कहा जाता है इनको। उसके बाद प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के 2005 से 2007 में, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि लीडरशिप भी थी इनके, मतलब जो इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम सिस्टम था ना वो उसके में, ठीक है। उसके बाद विंग्स, इनकी तो कुछ फेमस बुक है, जैसे विंग्स ऑफ फायर हो गया, इंडिया 2020 हो गया, यूनाइटेड माइंड्स हो गया, और सबसे मेन ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा भारत रत्न 1997 में मिला था इनको, ठीक है दोस्तों।
इसके बाद 8th न्यूज़ और 8th करंट अफेयर है दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये अभी हाल फिलहाल न्यूज़ में क्यों है दोस्तों, इसने क्या किया ना, यूएसए का जो क्रिकेट बोर्ड है उसको मतलब सस्पेंड कर दिया। अब सस्पेंड करने का मतलब क्या है ना, मतलब जैसे कि अगर कोई मतलब बोर्ड बनता है क्रिकेट का, उसको क्या है कि नेशनल स्टेटस लेना जरूरी होता है अपने कंट्री से, ठीक है। तो वो अभी ये पाया नहीं है, ठीक। तो अभी फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है इसकी खत्म होगी, पर इसकी टीम जो है मैच खेल सकती है, मतलब टीम मतलब सस्पेंड नहीं हुई, ठीक है। तो इसके मेंबर टोटल कितने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, तो 108 टोटल दोस्तों। तो इसके फॉर्मेशन 15 जून 1909 में था, पर जब ये फॉर्म हुआ था तब से लेकर 2005 तक इसका जो हेडक्वार्टर था वो लंदन में था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और 2005 से अभी तक इसका दुबई है, यूएई में, यूनाइटेड अरब इमारेट्स में, ठीक है। चेयरपर्सन इंडिया के जयशाह जी हैं, ठीक है। उसके बाद 9th न्यूज़ और 9th करंट अफेयर है, एक पर्सनालिटी है दोस्तों, एक बार मैं फोटो में दिखा देता हूँ दोस्तों। इनका नाम SL भाईरप्पा है, ठीक है। ये पर्सनालिटी है, ये देखिए दोस्तों, ये है वो पर्सनालिटी, एक सेकेंड, ये है वो पर्सनालिटी दोस्तों। ये शायद फोटो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है ये ध्यान से देखिए दोस्तों, ये है पर्सनालिटी, है ना, ठीक। तो ये जो पर्सनैलिटी अभी इनका हाल फिलहाल में देहांत हुआ, ये इंडिया के मतलब राइटर हैं और फिलोसोफर भी हैं बहुत बड़े। और इसकी इनका बस ये ध्यान रखिए, इनको पद्म भूषण 2023 में मिलता है। अक्सर वनडे एग्जाम में या फिर मतलब यूपीएससी में भी पूछ लेता है कोई कि मतलब कि पद्म भूषण को कब मिला था, 2023, 24, 25 कभी भी, ठीक है। और अभी कर्नाटका के हेड थे ये, और अभी देहांत हो गए, ठीक है। और आज का लास्ट न्यूज़ और लास्ट करंट अफेयर है दोस्तों आपका, वर्ल्ड मैरीटाइम डे। ये कब मनाया जाता है, हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों, कि 25 सितंबर 1978 को ही इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था, ठीक है। इस बार की 2025 की थीम है आवर ओशन, आवर ऑब्लिगेशन, आवर अपॉर्चुनिटी। और ध्यान रखिए 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी बर्थ एनिवर्सरी होता है, और इसी दिन अंत्योदया युवा दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यही थे आगे करंट अफेयर, मिलते हैं कल, है ना। वीडियो अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब करना, थैंक यू।